हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असम्बली फिजिक्स स्टूडेंट। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है आयोनाइजेशन चैम्बर अर्थात आयनन कोस्ट। ठीक है स्टूडेंट, यह टॉपिक एग्जाम के रिलेटेड स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। यदि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस किए हो तो आपको पता चलेगा कि जीएम काउंटर, आयोनाइजेशन चैम्बर ये मतलब अल्टरनेट रिपीट होते रहते हैं। जैसे एक बार कुछ पूछ लिया या एक बार कुछ पूछ लिया, कभी कभार इसमें से कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया या कभी इन शॉर्ट इसमें क्या कर लिया, क्वेश्चन पूछ लिया। तो स्टूडेंट आज अपन डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन चैम्बर को। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आयोनाइजेशन चैम्बर को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अपन जो टॉपिक है ये डिटेक्टर्स का टॉपिक है, अर्थात संचूसक का क्या है ये टॉपिक है। डिटेक्टर्स क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनमें जो चार्ज पार्टिकल निकलते हैं उनको क्या किसका डिटेक्ट करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। बस आयोनाइजेशन चैम्बर ही क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज अपन पहले थोड़ा सा इसका बनावट देखेंगे, फिर ग्राफ देखेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट मैं आपको इस हिसाब से कराऊंगा कि आपका क्वेश्चन पेपर क्या हो, क्लियर हो, मतलब क्वेश्चन में जो पेपर में जो क्वेश्चन आए वो क्लियर हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करें आयोनाइजेशन चैम्बर की, तो इसमें अपन क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होती है उससे जो चार्ज पार्टिकल निकलते हैं वह डिटेक्ट करता है कौन, आयोनाइजेशन चैम्बर। लेकिन किसको करता है आयोनाइजेशन चैम्बर के लिए आप हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट, यह हमेशा हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल को ही क्या करता है, डिटेक्ट करता है। अर्थात उच्च ऊर्जा के जो पार्टिकल्स है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल से बताऊं तो अल्फा पार्टिकल कौन से हो गए, हाई एनर्जी के हो गए। ठीक है, तो ये इनको ही क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। तो आपके लिए एक टर्म बन गई कि भाई अच्छी टर्म की भाई ये कौन से चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट करेगा, हाई चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। और न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो प्रैक्टिकल लैब में या एक्सपेरिमेंट के लिए जो अपरेटस यूज़ होते हैं उनमें सबसे यदि पुराना या सबसे बेसिक मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ तो ये हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर रहता है कि बहुत बेसिक है। जैसे गाड़ियों में बात करें तो जो विंटेज गाड़ी हैं, जो फीट की जो गाड़ी आती है वो सबसे बेसिक मॉडल में आता है, सबसे पुराने मॉडल में। आजकल तो चलो लग्जरी गाड़ी आने लगी, लेकिन ऐसे ही न्यूक्लियर फिजिक्स की अपन बात करें तो उनके अपरेटस में सबसे बेसिक अपरेटस है हमारा कौन सा, आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए उसके बाद अपन बात करते हैं इसमें थोड़ी कि इसमें बनावट की यदि अपन बात करें तो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं स्टूडेंट। मैं आपको इन शॉर्ट सिंपल बता देता हूं कि ये जो पार्ट है स्टूडेंट ये क्या है, ये हमारा है आयनन कोस्ट। ठीक है, आयोनाइजेशन चैम्बर। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, एक धातु का तार लगा रहता है, मेटल वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक नली लगी होती है, लेकिन यह धातु की होती है और कौन सी होती है स्टूडेंट, बेलनाकार नली होती है। यदि इसकी लंबाई की बात करूँ तो 10 सेंटीमीटर इसकी क्या रहती है, लेंथ रहती है। और यहाँ पे जो वायर लगा है उसकी मैं रेडियस की बात करूँ तो लगभग 0.01 सेंटीमीटर की क्या रहती है, इसकी रेडियस रहती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे ये तो हमने क्या लगाया, धातु की बेलनाकार नली, यहीं पर क्या लगा लिया, धातु का तार। तो स्टूडेंट ये तो करेगी कैथोड का काम। मैंने सारी चीज़ मेंशन की है ताकि आप इस एक डायग्राम से ही इस टॉपिक को क्या कर सको, रिवाइज कर सको। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो बेलनाकार जो धातु की नली रहती है वो काम करती है कैथोड का, और यहाँ पे जो वायर लगा रहता है वो जनरली ये वायर रहता है स्टूडेंट टंगस्टन का। किसका रहता है, टंगस्टन का। ये जो ये वाला जो वायर लगा है ना, मेटल वायर, ये रहता है टंगस्टन का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टंगस्टन का वायर किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। तो एनोड का सिंपल मैं बता दूं तो भाई ये पॉजिटिव काम करेगा और ये किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। ठीक है, फिर स्टूडेंट आगे चले तो यहाँ पे एक लगा हुआ है कैपेसिटर, ये किसका काम, ये क्या है, संधारित्र। ठीक है, और ये लगा दिया हमने प्रतिरोध। ठीक है स्टूडेंट, आगे हमने लगा दिया प्रवर्धक, और प्रवर्धक के आगे भी कुछ लगता है जिसको अपन बोलते हैं काउंटर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, काउंटर। हालांकि किताब में मेंशन नहीं है पर यहाँ पे लगा रहता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए फिर अपन बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे लगा रहता है स्टूडेंट हाई वोल्टेज। क्या लगा रहता है, हाई वोल्टेज। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा स्टूडेंट कि ये किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से। तो ये किसका काम करेगा, कैथोड का। तो ये कंप्लीट जो धातु की बेलनाकार नली है जो 10 सेंटीमीटर की है वो किसका काम करती है स्टूडेंट, कैथोड का। और बीच में जो महीन तार लगा है वो किसका काम करेगा, एनोड का। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपको इसको और थोड़ा सा देखना हो कि सर कैसे एनोड का काम करेगा, तो आप ध्यान से देखोगे कि ये तार कनेक्ट किससे हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव से। किससे हो रहा है स्टूडेंट, पॉजिटिव से। और ये किससे कनेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट नेगेटिव से। तो ये तो किसका काम करेगा, कैथोड का। टंगस्टन का जो पतला सा तार लगा रहता है जिसकी त्रिज्या कितनी रहती है, 0.01 सेंटीमीटर, ये काम करेगा एनोड का और ये काम करेगा कैथोड का। लेकिन स्टूडेंट आप ध्यान से देखोगे तो आप यह रियलाइज करोगे कि सर यहाँ पे कुछ ऐसे
कुछ जैसे अपन बोलते हैं ना बॉक्स टाइप में बोल सकते हो, या कुछ एक चीज़ लगी हुई है, ठीक है ना, स्क्वायर चीज़ लगी हुई है जैसे लकड़ी का, ठीक है। तो ये विद्युत रोध होते हैं स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, विद्युत रोधी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये विद्युत रोधी क्यों बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे तो हो गया एनोड और यहाँ पे हो गया, सॉरी ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्पार्किंग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अपन हाई वोल्टेज दे रहे हैं, या मतलब इंस्ट्रूमेंट खराब ही हो जाएगा एक प्रकार से, है ना। तो इस चीज़ को रोकने के लिए अपन यहाँ पे कोई भी एक विद्युत रोध क्या लगा देते हैं, कोई भी एक जैसे मान लीजिए चीज़ लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये तार निकल जाता है और ये दोनों अलग अलग क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ताकि यहाँ पर क्या ना हो, स्पार्किंग ना हो स्टूडेंट, ठीक है। अब थोड़ी सी अपन कार्य की बात करें, वर्किंग की, तो वर्किंग में क्या रहता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इसमें पहले बात कर लें थोड़ा सा और, कि आयोनाइजेशन चैम्बर में अपन क्या बढ़ते हैं, गैस बढ़ते हैं। आयनन कोष्ठ का मतलब ही क्या होता है, गैसों का क्या करता है, आयनीकरण करता है। तो आयनन कोष्ठ में क्या बढ़ते हैं अपन, गैस बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये गैस कौन सी होती है, तो स्टूडेंट ये गैस हो सकती है वायु, ठीक है। मैं एक ही बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूँ स्टूडेंट ताकि आपको सारी चीज़ें एक बोर्ड पे मिल जाए, ठीक है। देखिए इसमें हो सकती है वायु, या स्टूडेंट हो सकती है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस की बात करूँ तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए कि आर्गन होगी, ठीक है, ArCO2 होगी, ठीक है। ऐसे कुछ गैसें जो अक्रिय गैस हुई वो आ सकती है, ठीक है। या अपन इसमें ड्राई एयर भी अपन भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने क्या भर दी, अक्रिय गैस भर दी, और इसमें अपन जो दाब रखते हैं वो रखते हैं 6 सेंटीमीटर पारे का दाब, अर्थात 6 सेंटीमीटर पारे का दाब रखते हैं, किसमें, आयनन कोष्ठ में। ये डाटा यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 सेंटीमीटर पारे का दाब, 6 सेंटीमीटर पारे का दाब, ये भर देते हैं, ठीक है। तो हमने गैसेस भर दी, दाब लगा दिया, वोल्टेज लगा दिया, कितना, हाई वोल्टेज, कितना स्टूडेंट, 10 से 200 वोल्ट के बीच, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या होगा कि जैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो गई, उससे जो पार्टिकल निकले हाई एनर्जी के, अब अल्फा पार्टिकल मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये पार्टिकल जब यहाँ से निकलेंगे तो ये गैस को क्या करेंगे आप बताओ, क्योंकि अल्फा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उनमें चार्ज रहता है। तो यहाँ पे जो अक्रिय गैस भरी है उनका ये क्या करेंगे, आयोनाइजेशन करेंगे, अर्थात आयनीकरण करेंगे। और जब इनका ये आयनीकरण करेंगे तो अक्रिय गैसों के जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं स्टूडेंट, वो क्या करेंगे, वो भी फिर क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, वो भी स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। तो और चार्ज हो जाएंगे तो क्या होंगे, एक में प्रोटॉन बन जाएगा और एक में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि युग्म के रूप में क्या हो जाएंगे, ये जो गैस भरी हुई है ये पार्टिकल्स टूट जाएंगे, ठीक है। टूट जाएंगे तो कुछ तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कुछ या सिंपल बोल दो कुछ नेगेटिव चार्ज और कुछ क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। अब स्टूडेंट हम खुद यह समझ सकते हैं कि कौन से चार्ज किस तरफ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, महीन टंगस्टन का क्या लगा हुआ है, तार लगा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज का काम कर रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो किस तरफ आएंगे, नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो किसकी तरफ जाएंगे स्टूडेंट, कैथोड की तरफ। तो कुछ ऊपर आ जाएंगे और कुछ नीचे आ जाएंगे, तो एक प्रकार का सेपरेशन हो जाएगा, एक प्रकार का क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। अब अपन कुछ अलग अलग कंडीशन होती है स्टूडेंट, मैं ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा और लेंथी हो जाएगा वीडियो, है ना। तो देखिए कुछ ऐसा फिक्स होता है कि वोल्टेज जो लगाते हैं ना, तो 35 वोल्ट के आसपास क्या हो जाता है, जैसे आयनीकरण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब अपन जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा कणों का क्या होगा, आयनीकरण होगा। जितना ज़्यादा आयनीकरण होगा उतनी ज़्यादा क्या बहेगी, धारा बहेगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होंगे, फ्री होंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म फ्री होंगे उतने ही ज़्यादा वो एनोड और कैथोड की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जितने ज़्यादा चार्ज पार्टिकल फ्लो करेंगे उतनी ही करंट क्या करेगी, इसमें फ्लो करेगी। तो करंट को अपन 8 से गुजारेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, वोल्टेज। और वोल्टेज को अपन क्या करके एम्पलीफाई करके और काउंटर से गुजार कर अपन वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, कणों की संख्या की, कि कितने चार्ज पार्टिकल क्या हुए, कोई भी रिएक्शन है उससे रिलीज हुए, ठीक है स्टूडेंट। ये पूरा क्या रहता है, इसका कॉन्सेप्ट रहता है और वर्किंग रहता है, ठीक है स्टूडेंट। अब अपन बात करें थोड़ा सा ग्राफ की, तो देखिए ग्राफ के 3 रीजन है, ठीक है। पहला तो कौन सा रीजन है, पहले तो ये देखेंगे ग्राफ बना किसके बीच में, ग्राफ बना आयनन धारा और आरोपित वोल्टता। इसको समझना जरूरी है स्टूडेंट। यदि मैं आपको ग्राफ को समझाऊँ तो ग्राफ के मेनली 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कौन सा है स्टूडेंट, आरोपित वोल्टता। दूसरा पार्ट कौन सा है, आयनन धारा। दैट मीन्स ऊपर तो है आई
और नीचे है वोल्टेज V। अब इसके 3 पार्ट है, एक तो ये वाला रीजन बीटा पार्टिकल्स के लिए, ये वाला रीजन अल्फा पार्टिकल्स के लिए, और ऊपर वाला किसके लिए, संतृप्त धारा के लिए। किसके लिए स्टूडेंट, संतृप्त धारा के लिए। जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे V1 से V2 दो वोल्टेज दिखाए गए हैं स्टूडेंट, है ना। ये वोल्टेज ये कहते हैं कि यदि इतना वोल्टेज रहा तो जो आपका चैम्बर है वो किस में काम करेगा, आयोनाइजेशन में, अर्थात जो गैस है उनका क्या करेगा, आयोनाइजेशन करेगा। ठीक है, यदि वोल्टेज कम हुआ तो आयोनाइजेशन नहीं होगा, इससे यदि वोल्टेज ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन तो होगा, पर वो कंडीशन को क्या नहीं करेगा, फुलफिल नहीं करेगा। कि जैसे मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल है, उनको डिटेक्ट नहीं करेगा, या बीटा पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं करेगा। तो अपन को तो हमारा आयनन क्षेत्र ध्यान रखना है, कितना, V1 से V2 वोल्टेज के बीच यहाँ तक क्या होता है, आयनन क्षेत्र होता है। और वो भी कितने प्रकार से होता है स्टूडेंट, 3 प्रकार से, अल्फा, बीटा और संतृप्त क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहता है कौन सा, आयोनाइजेशन चैम्बर। इसको आज कंप्लीट नहीं करेंगे स्टूडेंट, इसको अपन एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें अपन एग्जाम के रिलेटिव इसको देखेंगे कि कैसे स्टडी करना है। आज मैंने आपको बेसिक बताया, जिसमें हमने पहले तो कंस्ट्रक्शन को क्या किया, डिस्कस किया, फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कि भाई ये किसको डिटेक्ट करता है, कैसे वर्किंग करता है, क्या ग्राफ होते हैं, ठीक है, या कैसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कि भाई हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट करता है, लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं करता है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पुराना यदि गैजेट या ऑपरेटस की बात करें तो ये ऑपरेटस है। ठीक है, और बहुत सी ऐसी बातें जिनको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि भाई आयनन कोस्ट है, उसमें अक्रिय गैसें भरी होती है, जैसे आपने वायु भर दिया, जैसे आर्गन CO2 भर दिया। ठीक है, और भी जो गैसेज आप जो भर सकते हो, अक्रिय गैस होनी चाहिए बस, है ना। तो उसके बाद उसमें दाब देखा, तो 6 सेंटीमीटर पारे का क्या होता है, दाब होता है। बेलनाकार क्या लगी होती है, एक पाइप लगी होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये पाइप की जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, फर्दर इसमें जो तार लगा होता है वो लगभग रेली टंक्शन का ही लगाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और उसकी जो रेडियस रहती है वो 0.01 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है, और हाई वोल्टेज लगाते हैं 10 से 200 वोल्ट के बीच। ठीक है, और यहाँ से क्या, जब वो पार्टिकल्स निकलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, तो ये अक्रिय गैस का क्या कर देते हैं, आयनीकरण कर देते हैं। आयनीकरण कर देते हैं तो सिंपल सी बात है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ प्रोटॉन्स बन जाएंगे। तो प्रोटॉन्स तो एनोड की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ और प्रोटॉन कैथोड की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन तो एनोड की तरफ जमेंगे, क्योंकि एनोड पॉजिटिव रहता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पे जम जाएंगे। और जो हमारे प्रोटॉन है वो किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जमने लग जाएंगे। और आगे जब अपन आर में से इसको जब गुजारेंगे तो हमें एक वोल्टेज मिलेगा, और वोल्टेज को अप्लाई करें एम्पलीफाई करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, आगे काउंटर लगा होता है गणित रजिस्टर जो काउंट करेगा। ठीक है, काउंट करके अपन जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके क्या निकाल सकते हैं, एक नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आज का जो वीडियो थोड़ा सा बेसिक है, ज़्यादा कुछ बताया नहीं मैंने, और ज़्यादा कुछ इस पर मैथमेटिकल भी डिस्कस नहीं किया है स्टूडेंट। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो अपन पढ़ेंगे एग्जाम के रिलेटिव। एग्जाम के रिलेटिव मतलब कि अपन को कैसा करना है, कितना करना है और क्या लिखना है। ठीक है, हम देखेंगे कि भी न्यूमेरिकल पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, या सिंपल आयोनाइजेशन चैम्बर पूछ रहा है, तो अपन उसका डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। फिर भी स्टूडेंट आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज तो था, कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे को सिंपल मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, आपके डाउट स्टूडेंट 1 या 2 दिन में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये आपको वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।